आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप केमिस्ट्री के किसी अच्छे चैनल की तलाश में हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां केमिस्ट्री धाम नामक चैनल है, उसका लिंक उपलब्ध है। उसकी सहायता से आप उसे सब्सक्राइब करें। उसमें 11th और 12th क्लास के जो कोर्स चल रहा है राजस्थान बोर्ड में, उसकी कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली डाले जा रहे हैं और रेगुलरली वहाँ उपस्थित हैं। आप वहाँ जाकर अपनी केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और वीडियो से आप अपने केमिस्ट्री के अध्ययन को जारी रख सकते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक में बात करूँ मैं तो ये टॉपिक है कि लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम एक ऐसा चालक तार लेके चलेंगे जो लंबा हो, बेलनाकार हो। बेलनाकार का मतलब होता है पाइप का जैसा कि आपने देखा होगा जो पाइप होते हैं, जैसे ये मार्कर देखो, ये पाइप जैसा ही है तो इसे हम कहेंगे बेलनाकार है। ऐसा है, ये बेलनाकार है। तो ऐसे बेलनाकार चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम इस टॉपिक के अंतर्गत उसकी ही बात करना चाह रहे हैं। देखो, माना एक बेलनाकार चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? ये बेलनाकार चालक तार है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये लाइन खींच रखी है, देखिए ये लाइन खींच रखी है और ये बनाया है और एक ये बनाया है। ये वास्तव में एक बेलनाकार चालक तार है। इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए आप इसके लिए, मतलब I करंट जो है इधर से एंटर हो रही है, जिसे मैं कई तीर के निशानों द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और I करंट इससे यहाँ पर बाहर निकल रही है, जिसको मैं इस प्रकार से 5 तीरों के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर? तो इस बेलनाकार चालक तार की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, और इसमें I धारा प्रवेश कर रही है या फिर और I धारा बाहर निकल रही है। हमें इस तार की विभिन्न स्थितियों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब कि इस तार के बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इस तार की सतह पर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और इस तार के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ये हमें पता लगाना है एम्पियर के नियम की सहायता से। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, तार के बाहर। तार के बाहर की मैं बात कर लूँ कि मैंने माना ये O इसका सेंटर है या इसका अक्ष का एक बिंदु है, जिससे स्मॉल r दूरी पर ये कोई P बिंदु है और बिंदु P इस तार के बाहर उपस्थित है, और इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, अर्थात ज्ञात करना है। इसके लिए फिर वो एक dl लंबाई के अल्पांश की हम कल्पना करते हैं। ये dl लंबाई का अल्पांश है, इसकी कल्पना करते हैं। इस अल्पांश पर मैंने माना ये B वेक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मौजूद है। क्लियर? तो देखो, एम्पियर के नियम से B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I, ये एम्पियर का नियम है। जब डॉट हटता है तो क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। तो इंटीग्रेशन B dl कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। थीटा की वैल्यू क्यों 0? ऐसा कि मैं पहले ही बता चुका था आपको कि ये तो dl है, क्लियर, और ये B है यहाँ से यहाँ तक। तो B और dl जो है वो एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने के कारण थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 डिग्री रहेगी, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा B dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I, या B को मैं बाहर निकाल लूँ और dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I। यह dl समाकलन, dl का मतलब L होता है और L का मतलब 2 पाई R होता है। ऐसा हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो B गुणा 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू 0 समेसन I, और समेसन I की वैल्यू I रहेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस तार के अंदर जो धारा बह रही है, ये पांचों धाराओं को मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब कि इस तार के अंदर जो धारा बह रही है वो कुल धारा कितनी है? I है। इसलिए समेसन I की वैल्यू क्या रहेगी? I रहेगी। तो B गुणा 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू 0 I, या B बाहर बराबर हो गया म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, समीकरण नंबर 1। तार की सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर, समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर
और ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। बहुत सिंपल सी बात थी ये तो। ऐसी तरह का हमने पहले भी पढ़ लिया था, यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है। और अब हम बात करेंगे तार के अंदर क्या रहेगी पोजीशन। देखिएगा आप, तार के अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। देखिए आप, अब इसके अंदर क्या है कि ये वही तार बनाया हमने जी, ठीक है। इसमें आई धारा एंटर कर रही है और आई धारा ही बाहर निकल रही है। तार के अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब साथ में हमने देखा कि ये इसकी क्या है, कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। क्लियर। अब साथ में देखो आप, मैंने माना कि इस बिंदु O से R दूरी पर ये P कोई बिंदु है, और P बिंदु कहाँ है, तार के अंदर है। और इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इसकी वैल्यू हम एम्पियर के नियम से ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो, मैंने दो ये और ये 4 एरो मार्क दिखाए इसके अंदर बहने वाली करंट के लिए। अब देखो, यहाँ से यहाँ जो धारा बह रही है वो तो आई बह रही है, लेकिन अब कुछ धारा जो है वो इधर से भी निकल जाएगी और कुछ धारा इधर से भी निकल जाएगी, जो इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। इसका मतलब इसके अंदर हम समेशन आई को आई नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। ये इसका अंतर है मुख्य रूप से। यहाँ इस टॉपिक में समेशन आई को हम आई नहीं लिखकर कुछ और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि समेशन आई को आई के बराबर यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम चलते हैं तो इस जगह से और इधर से इस जगह से कुछ करंट एक्स्ट्रा निकल जाती है जो इसके अंदर से नहीं निकलती। हमें तो समेशन आई वो है जो इस डॉटेड गोले के अंदर से गुजरेगी, वो समेशन आई होगी। ठीक है। तो देखो आप आगे, माना तार के अंदर एक बिंदु P है जिसकी अक्ष से दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तब एम्पियर के नियम से हो जाएगा B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन आई, या B.dl कोस थीटा बराबर म्यू 0 समेशन आई, या थीटा बराबर 0 कोस 0 बराबर 1, या B.dl बराबर हो गया म्यू 0 समेशन आई, या B को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dl बराबर हो गया म्यू 0 समेशन आई। ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से, या dl इज इक्वल टू एल बराबर 2 पाई आर। क्लियर। या b गुना 2 पाई आर बराबर म्यू 0 समेशन आई। यहाँ तक तो वो का वो रिपीट हो रहा है। अब चक्कर क्या पड़ेगा वो समझो आप। समेशन आई बराबर क्या रहेगा, समझना मेरी बात को। यहाँ से समझाना चाहूँगा मैं कि इसमें जो आई धारा है ना, इसमें जो आई धारा है वो इस पृष्ठ से होकर बह रही है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बोलो। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों ये क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी। तो जो आई धारा जो बह रही है ना वो इस पाई कैपिटल आर स्क्वायर पृष्ठ से बह रही है। तो मैंने क्या किया, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। इसको अब किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर वाले गोले की अंदर वाले गोले के क्षेत्रफल से। तो वो क्या रहेगा भाई, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई इसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी ना, इसलिए हमने पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया। तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा पाई स्मॉल आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है यहाँ पर समेशन आई की। ये आपको याद रखना है, समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये ही है। तो ये तैयार हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर गुणा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। बी गुणा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर b बराबर हो जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर गुणा कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर को काट लो, तो म्यू 0 आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ गया। और देखो इसमें आर ऊपर है ना, तो b अंदर जो है वो प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल आर।
इसका मतलब चालक तार के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी स्मॉल r के समानुपाती होता है। क्लियर। अब बात करें तार के अक्ष पर। तार का अक्ष कौन सा रहेगा? देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ डॉटेड, ये वाली डॉटेड जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगी? इस तार का अक्ष कहलाएगी। और तार का जब अक्ष हो जाएगा तो ये जो r जो दूरी थी वो अक्ष से ही थी, तो अगर ये बिंदु P यहाँ इस अक्ष के ऊपर ही आ जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 वैल्यू यहाँ रखो आप। देखो तार के अक्ष स्मॉल r बराबर 0, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर 0 रखने पर समीकरण 3 ये थी हमारे पास और स्मॉल r ऊपर ही था, तो b अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, समीकरण नंबर 4। इसका मतलब तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अतः चालक तार के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। बेलनाकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B तथा दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ और देख लीजिए अब। हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था कि तार के जो अंदर है वो तार के अंदर B की वैल्यू जो है स्मॉल r की क्या है? समानुपाती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल स्मॉल r, B प्रोपोर्शनल स्मॉल r। ये तो तार के अंदर है। और तार के बाहर के लिए B प्रोपोर्शनल 1/r जो हमने वहाँ देख लिया था। तो यहाँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बनेगा और यहाँ ये समानुपाती ग्राफ बनेगा। और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। क्लियर। स्मॉल r इसकी दूरी है और जब कैपिटल R त्रिज्या होगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? इसकी सतह के समान रहेगा। क्लियर। देखो नोट, यदि चालक तार एक बेलनाकार कोश है तो इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि ये तो हमने जो पढ़ा था वो ठोस चालक तार की हमने बात करी थी, लेकिन अगर ये बेलनाकार कोश हो, कोश का मतलब खोखला बेलन हो, जैसे मान लीजिए ये मार्कर जो है ये खोखला बेलन ही है, अंदर से खोखला है, तो ऐसी अगर नौबत है तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो कैसा रहेगा? 0 रहेगा। मतलब कि अगर ठोस रहेगा तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया था, ठोस रहेगा जब तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो खोखला है तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। कहाँ पर? अंदर। तो खोखले बेलनाकार तार के लिए उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, जबकि अगर ये ठोस होता तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान B अंदर बराबर μ0 I स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं और अगला टॉपिक है परिनलिका। परिनलिका क्या होती है? देखिए आप, परिनलिका जो है, परिनलिका देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास को खोखला बेलन है। अगर इस खोखले बेलन पर मैं विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दूं, विद्युत रुद्ध का मतलब है कि ऐसा तांबे का तार जिसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ वगैरह चढ़ा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? विद्युत रुद्ध तार कहलाएगा। तो इसके ऊपर अगर मैं विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दूं और फिर इस पेन को बाहर निकाल लूं तो एक स्प्रिंग नुमा व्यवस्था मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो वो स्प्रिंग नुमा जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? परिनलिका कहलाएगी। मैं यह यूँ समझूँ, मैं आपके जो पेन के अंदर कई पेनों में जो स्प्रिंग आती है वो स्प्रिंग वास्तव में परिनलिका है। क्लियर। यदि किसी कुचालक बेलनाकार नली पर, देखो ये कुचालक था, बेलनाकार था, नली था, पर विद्युत रुद्ध का मतलब होता है ऐसा तार जिसके ऊपर प्लास्टिक या रबर चढ़ा हुआ हो। तांबे के तार ही क्यों लपेटते हैं? क्योंकि तांबे के तार अच्छे सुचालक होते हैं। लपेट दिए जाएं, अगर इनको लपेट दें तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिनलिका कहते हैं। ये एक तार है, ये एक मतलब कि ये जो बेलनाकार पाइप है, देखो कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक बेलनाकार पाइप है जो किसका बना हुआ है? कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। ये तार तांबे का है, वो इस प्रकार से इस पर लिपटा हुआ है।
ठीक है, जो इस प्रकार से इस पर लिपटा हुआ है ये तार है। इसमें I धारा एंटर हो रही है और I धारा बाहर निकल रही है। N इसके अंदर फेरे हैं, कितने फेरे हैं इसमें? N। जैसे यहाँ गिने तो 1 2 3 4 से 5 से दिख रहे होंगे, ऐसे जनरल रूप से हमने इसकी फेरों की संख्या को क्या बताया? कैपिटल N बताया है। इस परिनलिका की लंबाई क्या बताई हमने? कैपिटल L इसकी क्या है? लंबाई है। तो परिनलिका वास्तव में होती क्या है कि यदि किसी कुचालक बेलनाकार नली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं तो इस व्यवस्था को परिनलिका कहते हैं। अब परिनलिका के लिए क्या क्या चीज़ काम आएंगी वो आपको बता दूं मैं कि एक तो I धारा, एक फेरों की संख्या N और एक लंबाई इसकी L। इसके अलावा एक और चीज़ काम आती है और वो आती है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। और इकाई लंबाई फेरों की संख्या का मतलब फेरों की संख्या तो आएगी ऊपर, इकाई कह दो या एकांक कह दो एक ही बात होती है, और एकांक लंबाई है तो जो चीज़ हम एकांक लेते हैं वो संख्या नीचे ही आती है। तो लंबाई एकांक ले रहे हैं तो इसकी लंबाई नीचे आएगी। फेरों की संख्या बाद में लिखी है तो फेरों की संख्या कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। तो N/L हो गया, स्मॉल n। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल n के नाम से लिख देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करूँ मैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी परिनलिका है जिसकी लंबाई कितनी है? बोलो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। और इस पर कितने फेरे लिपटे हुए? मैंने माना इसके ऊपर 100 फेरे लिपटे हैं। कितने फेरे लिपटे हैं? 100 फेरे लिपटे हैं। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n का मतलब है कि इसके 1 मीटर पर कितने फेरे हैं? तो 10 मीटर पर 100 फेरे हैं, तो 1 मीटर पर कितने फेरे रहेंगे बताओ? तो ये 100/10 बराबर 10 फेरे, ये तो आएंगे ना। तो स्मॉल n का मतलब होता है कि 1 मीटर तार पर 1 मीटर परिनलिका पर कितने फेरे लिपटे हुए उसकी बात होती है स्मॉल n के द्वारा। तो यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल n बराबर N/L। क्लियर? तो ये परिनलिका की हमने बात कर ली है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अनंत लंबाई की परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल रंग का, उसे दबाते एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें तो आपके पास तुरंत नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके संपर्क में 11th क्लास के कुछ बच्चे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं, मैं 11th क्लास की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि पहला चैप्टर मैंने बना के डाल भी दिया, आगे के चैप्टर अभी डाल नहीं रहा हूं। आप डिमांड भेजोगे तो मैं 11th क्लास के वीडियो भी बनाकर डालने लग जाऊँगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से सभी वीडियोस को एक ही क्रम में देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। रोज़ाना पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक, और केमिस्ट्री के लिए भी एक मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से केमिस्ट्री के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।